वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की। देखिए हमने जो पहले वीडियो अपलोड की है वो है आपकी जीपीसीआर की जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और जीपीसीआर में जितना करवाना था वो दैट सफिशेंट है। उसमें हमने टाइप्स देखे हैं और जीपीसीआर पूरा कवर किया है। आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो वो आप वीडियो वॉच कर सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। सेल सिग्नलिंग आपको मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा। बाकी जो भी टॉपिक है वो मैंने एक वीडियो डाली थी गेट की कि आपको गेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। उसमें कुछ मैंने बुक्स आपको बताई हुई हैं, वो बुक्स हैं आपके रेफरेंस बुक। आपको वो वाली बुक फॉलो करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, आप अभी फर्स्ट सेम में हो। आज हम बात करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की, यानी जिसको हम बोलते हैं आरटीके। अब आरटीके के बारे में हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। देखो, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर इम्पोर्टेंट सेल सरफेस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। बात करते हैं ये कैसा रिसेप्टर है, तो ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन है। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कैसे होते हैं। मैंने आपको पहले करवाया हुआ है कि रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और एक होते हैं जो साइटोसोल, ये न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, जिनको बोलते हैं टाइप 1 और टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। और ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर में हमने एक कर लिया है जो कि है जीपीसीआर। उसके बाद जो मेजर आता है सेकंड नंबर पर वो होता है आरटीके। अब क्वेश्चन आते हैं जो आपके सीएसआर में पूछे जाएंगे, वो वैसे मैंने लास्ट में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पर देखो, आफ्टर इस वीडियो के लेक्चर के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन है, इनको करवाऊंगा। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो आपकी सेल सिग्नलिंग है उसमें दो आपके ऐसे रिसेप्टर जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला है जीपीसीआर, जिसमें जी प्रोटीन से पूछा जाता है कि अल्फा प्रोटीन के साथ जीटीपी लिंक है, जीटीपी लिंक नहीं है, जीडीपी है, गैप के बारे में, गैप के बारे में, वैसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो। और बुक्स फॉलो करने के लिए मैंने आपको कहा पाथ फाइंडर की बुक आपको फॉलो करनी है, पहले मेरी वीडियो वॉच करनी है, उसके बाद आपको पाथ फाइंडर से सारा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेना है, ठीक है। समझना इधर है, पाथ फाइंडर में आपको क्या करना है, ओनली थ्योरेटिकल रटने के लिए, या कोई डाउट आपका या कोई ऐसी मेमोरी बेस कोई पढ़ने को वो पढ़ सकते हो आप, बाकी समझोगे आप यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब पर। तो दूसरा चैप्टर आरटीके बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीके में देखो मेजर हम पढ़ते हैं आरटीके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मेजर क्लास में, पहले लिखा है आरटीके, दूसरा आपका है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर जिसमें आएगा जैक स्टैट, और तीसरा है श्राइन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर जिसमें आपका आएगा टीजीएफ बीटा, टीजीएफ बीटा। तो 3 रिसेप्टर हैं आरटीके, दूसरा है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर यानी आरटीके एसोसिएटेड रिसेप्टर जिसमें आपका आएगा जैक स्टैट, और एक श्राइन थ्रियोनिन जिसमें आएगा टीजीएफ बीटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आरटीके से। तो आरटीके का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें देखो, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन लगा होगा जिसको बोलता है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये क्या आपका ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, जहाँ पर आपका लाइगेंड बाइंड करेगा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ आपका कि ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जो कि सिंगल अल्फा हेलिक्स का बना हुआ है। असल में जो आरटीके होता है मोनोमर के फॉर्मेट में रहते हैं। किसके फॉर्मेट में रहते हैं, मोनोमर, मोस्टली 99% मोनोमर की फॉर्मेट में रहते हैं जब तक लाइगेंड बाइंड ना हो। तो यहाँ पर देखो, ये आगे इसका लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, उसके बाद ये जो डोमेन आया, ये आया इसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। कौन सा डोमेन आया, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, और किसका बना होगा, अल्फा हेलिक्स का बना होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा एक इंट्रा सेलुलर डोमेन, ये वाला, ये अंदर की तरफ, ये तीसरा जो है ये है इंट्रा सेलुलर डोमेन। और इंट्रा सेलुलर डोमेन में टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है, यानी हम बोलते हैं आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब जो टायरोसिन काइनेज है असल में यही टायरोसिन काइनेज है। असल में आपको ये थोड़ा स्वलन जैसा पोर्शन आपको दिख रहा है, असल में यही टायरोसिन काइनेज है। तो नाम से आपको समझना है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, यानी ऐसा एंजाइम जिस एंजाइम के अंदर की तरफ इटसेल्फ अंदर की तरफ एक एंजाइम लगा हुआ है जिसका नाम है टायरोसिन काइनेज। और टायरोसिन काइनेज करेगा क्या, देखो काइनेज एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप लगाते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो काइनेज क्या होते हैं, काइनेज ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि फॉस्फेट लगाते हैं किसी भी प्रोटीन के ऊपर या किसी भी दूसरे एंजाइम के ऊपर।
अब यहाँ पर मैंने कहा टायरोसिन काइनेज, यानी टायरोसिन काइनेज का मतलब हुआ कि ये जो काइनेज एंजाइम है ये स्पेशली टायरोसिन अमीनो एसिड के ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी फ्यूचर में जो भी प्रोटीन आएगी, जो भी आपकी एंजाइम आएगा, उस एंजाइम या प्रोटीन के टायरोसिन अमीनो एसिड के ऊपर फोर्स लगाएगा ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, इतने आपको बात समझनी है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल सेट में, ठीक है, पिछली बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा था एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, तो वो तो है। उसके बाद पूछा था कि ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन सिंगल अल्फा हेलिक्स, वो भी है। थर्ड लिखा है यहाँ पर देखो साइटोसोलिक डोमेन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, वो भी है। और फोर्थ तीनों कुछ और अजीब से लिखा था जो कि ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना सिंपल कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है आरटीके का। मोनोमर होता है, एन टर्मिनस बाहर की तरफ है, सी टर्मिनस अंदर की तरफ है। बाहर वाला जो है उसमें लाइगेंड बाइंड करेगा, सिंगल पास मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ क्या है टायरोसिन काइनेज एक क्या है एक्टिविटी लगी हुई है। और ये एक्सट्रिंसिक नहीं है, इंट्रिंसिक है, ये भी याद रखना। इसकी जो ये टायरोसिन काइनेज है ये बाहर से टायरोसिन काइनेज नहीं लगा है, ये टायरोसिन काइनेज बाहर से नहीं लगा हुआ है, इस रिसेप्टर के अंदर ही एक्टिविटी है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो उसके बाद यहाँ दिखा है कि एक्टिवेशन मैकेनिज्म क्या है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट कैसे होता है। तो इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, चाहे आपका CSIR हो चाहे आपका गेट एग्ज़ाम हो। देखो यहाँ पर लिखा गया है एक्टिवेशन मैकेनिज्म, आरटीकेज आर यूजली मोनोमर विदाउट लाइगेंड। अगर यहाँ पर आप लोग देखो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पर अभी कोई भी लाइगेंड नहीं आया है, लाइगेंड नहीं आया तो रिसेप्टर किस फॉर्मेट में बैठा हुआ है, सिंगल मोनोमर, मोनोमर का मतलब होता है सिंगल, तो मोनोमर के फॉर्मेट में बैठा हुआ है, कोई भी यहाँ पर लाइगेंड नहीं आया है, कोई भी यहाँ पर सिग्नल नहीं आया है, तो कैसा है इनएक्टिव है होगा। देखो सिग्नल आया नहीं है तो इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा तो मोनोमर के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो लाइगेंड जैसे बाइंड किया, लाइगेंड के बाइंडिंग करते ही डायमराइजेशन हो गई। अब व्हाट डू यू मीन बाय डायमराइजेशन, डायमराइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे ही लाइगेंड यहाँ पर बाइंड किया, आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे यहाँ पर लाइगेंड बाइंड किया ये दोनों रिसेप्टर क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गए, एक दूसरे के साथ आ गए, क्योंकि लाइगेंड सिंगल था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे लाइगेंड आ रहा है तो इन दोनों को क्या करेगा, इकट्ठा जोड़ देगा। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ देगा, ऐसे मतलब डायमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इन द आरटीके पाथवे इज डायमराइजेशन, इन लाइगेंड के बाइंड होते ही डायमराइजेशन हो जाएगी। दो मोनोमर जो कि हिट्रोडाइमर बनाएंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हिट्रोडाइमर बनाएंगे, चिपक जाएंगे आपस में और डाइमर बना देंगे। अब जैसे ही डाइमर बना देंगे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ऑटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर लिखा होगा हाँ कि द काइनेज ऑटोफॉस्फोराइलेट द टायरोसिन रेसिड्यू क्रिएटिंग द डॉकिंग साइट फॉर सिग्नल प्रोटीन्स। ओके, अब थर्ड स्टेप यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम में कि जैसे ही लाइगेंड बाइंड हुआ, डायमराइजेशन हुई, आफ्टर दैट क्या हुआ, यहाँ जो टायरोसिन एक्टिविटी है यानी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। ठीक है, देखो टायरोसिन काइनेज क्या होती है, फोस्फेट लगाती है। अब जैसे ही यहाँ पर लाइगेंड बाइंड हुआ, डायमराइजेशन हुई, यहाँ पर क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है। क्रॉस का मतलब होता है कि ये वाली टायरोसिन काइनेज इसको फोस्फोराइलेट कर देती है, और ये वाली जो है वो इसको कर देती है। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। एक मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये आप ध्यान से देखना। ये जो मोनोमर है, ठीक है, ये जो मोनोमर है जब ये डाइमर बन जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, फोस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है, और ये दूसरे वाला है, ठीक है, ये वाला टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ये इसको फोस्फोराइलेट कर देगी। इसको बोलते हैं क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन, यानी दोनों मोनोमर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोस्फोराइलेट कर रहे हैं, फोस्फेट ग्रुप लगा रहे हैं। अब जैसे ही दोनों के टायरोसिन काइनेज के डोमेन के ऊपर फोस्फेट लग जाएगा, वो अपने अपने रिसेप्टर को फर्दर फोस्फेट लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर फोस्फेट लग गया, जो फर्स्ट मैंने जहाँ पर एरो लगाए हैं, अब जैसे ही यहाँ पर फोस्फेट लग गया, आफ्टर दैट ये खुद इसके ऊपर अपने ऊपर रिसेप्टर लगा देगा नीचे की तरफ, और ये भी खुद लगा लेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब होता है कि नॉन कैटालिटिक डोमेन के ऊपर, और जो टायरोसिन काइनेज है कैटालिटिक डोमेन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताता है। हर कोई बताता है कि आपको बस फोस्फेट लगा दिया है इसने, बस बात खत्म। अब फोस्फेट कैसे लगाया है और कहाँ लग रहा है? देखो, जहाँ पर आपको स्वलन पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं कैटालिटिक डोमेन। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक डोमेन। और जो आपका आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है जिसमें फोस्फेट लगा हुआ है, यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर, ठीक है, बट वहाँ पर कोई भी स्वलन पोर्शन नहीं है, तो वो है नॉन कैटालिटिक डोमेन। ठीक है, कैटालिटिक डोमेन और नॉन कैटालिटिक डोमेन। जैसे ही डायमराइजेशन हुई, डायमराइजेशन से क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइजेशन हुई, यानी जो स्वलन पोर्शन एक रिसेप्टर का है, ये दूसरे स्वलन पोर्शन को दूसरे रिसेप्टर को फॉस्फोरेट करेगा और दूसरे वाला पहले को फॉस्फोराइलेट करेगा। और स्वलन पोर्शन है क्या? ये असल में टायरोसिन काइनेज एंजाइम है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों स्वलन पोर्शन के ऊपर क्या जाएगा? फॉस्फोर लग जाएगा। ये स्वलन पोर्शन खुद के ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, नॉन कैटालिटिक डोमेन के ऊपर फॉस्फोर लगा देंगे। ठीक है, बात खत्म। अब आगे, ऐसा करने से ये रिसेप्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव आरटीके। क्या हो जाएगा? एक्टिव आरटीके। अब जो नेक्स्ट फर्दर कोई भी प्रोटीन आएगी वो कहाँ बाइंड करेगी? यहाँ या यहाँ। क्या आप कुछ हिंट लगा सकते हो, कुछ तुक्का वगैरह लगा सकते हो कि कैटालिटिक डोमेन पर बाइंड करेगा या नॉन कैटालिटिक डोमेन पर बाइंड करेगा? फर्दर कोई भी आगे फ्यूचर में प्रोटीन आएगी तो फ्यूचर में कोई भी प्रोटीन आएगी वो नॉन कैटालिटिक डोमेन पर बाइंड करेगी। ठीक है, किस पर बाइंड करेगी? नॉन कैटालिटिक डोमेन के ऊपर। ठीक है, बात खत्म। अब एक बार इसको मैं दोबारा बताऊंगा बहुत इजी तरीके से, फास्ट, उसके हम आगे चलेंगे। कुछ भी नहीं था, सबसे पहले लाइगेंड नहीं आया था तो ये आर्टिक रिसेप्टर मोनोमर के फॉर्मेट में बैठे हुए थे, सिंगली बैठे हुए थे, कोई भी इन्होंने डायमराइजेशन नहीं की थी। जैसे ही लाइगेंड बाइंड किया, लाइगेंड के बाइंड करते डायमराइजेशन हो गई, दो मोनोमर आपस में चिपके गए। ठीक है, डायमराइजेशन हुई और डायमराइजेशन की वजह से क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गई, जिसमें टायरोसिन काइनेज एक मोनोमर ने दूसरे मोनोमर को फोस्फोर लगाया और दूसरे वाले ने फर्स्ट वाले को फोस्फोर लगाया टायरोसिन काइनेज कैटालिटिक डोमेन के ऊपर। जैसे ही कैटालिटिक डोमेन का फोस्फोर लग गया, खुद कैटालिटिक डोमेन ने अपने नॉन कैटालिटिक डोमेन के ऊपर फोस्फोर लगा दिया और ये हो गया भाई एक्टिव आरटीके। आरटीके हो गया एक्टिव। अब हो गई डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग। अब आगे क्या होगा वो हम समझेंगे। अब आगे एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये वाली मैंने ये पिछली बार एज इट इज़ लाइन लिखी हुई थी CSIR नेट में, पिछली बार नहीं, पिछली बार एज इट इज़ लाइन आई हुई थी कि द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन दैट बाइंड टू द फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन हैव अ वेरिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। However, they usually share a highly conserved phosphotyrosine binding domain. These can be either SH2 domain or sometimes PTB domain. PTB का मतलब होता है phosphotyrosine binding domain. अब यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है, समझे आप कुछ? इसमें देखो कुछ नहीं बोला है, इसमें ये बोला है कि जिस भी फ्यूचर में जिस भी प्रोटीन को इस फॉस्फेट वाले डोमेन के साथ बाइंड करना हो, उस प्रोटीन के पास SH2 डोमेन या PTB डोमेन होना चाहिए, अदरवाइज वो बाइंड नहीं कर सकता है। बस इतना बोला जा रहा है कि मतलब आरटीके के फॉस्फोटायरोसिन रेजिड्यू ये वाला हुआ, ठीक है, फॉस्फोटायरोसिन रेजिड्यू के साथ अगर बाइंड होना है तो फ्यूचर में जिस भी प्रोटीन के पास SH2 डोमेन या PTB डोमेन होना चाहिए तभी वो बाइंड कर सकता है, अदरवाइज वो बाइंड नहीं कर सकता है। बस इतनी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें बोला है कि ये जो हम आरटीके पढ़ रहे हैं, इस आरटीके के कौन कौन से सिग्नल हैं, यानी कौन कौन सा लाइगेंड्स होते हैं वो आरटीके वाले पाथवे से रन होते हैं। अब पहला है इंसुलिन। आपने इंसुलिन का नाम काफ़ी सुना होगा, तो इंसुलिन की जो सिग्नलिंग होती है वो भी आरटीके बेस है, यानी आरटीके रिसेप्टर होता है इंसुलिन का भी, जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में आपसे क्या होगा, ग्लाइकोजन को बनाता है इंसुलिन, और इंसुलिन का रिसेप्टर भी एक टाइप का आरटीके ही है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इसका रिसेप्टर भी क्या है आपका टायरस यही है, आरटीके ही है। और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट रिसेप्टर था जिसको डिस्कवर किया गया था, जो कि साल ग्रोथ और रिपेयर में है। प्लेटेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, क्लोनिन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर, जितने भी ग्रोथ फैक्टर हैं उन सभी का रिसेप्टर आरटीके ही होगा, ठीक है। और एक बात में याद रखना, आरटीके एक ऐसा रिसेप्टर है अगर इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब होता है इसमें फंक्शन बढ़ जाए तो कैंसर हो जाता है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब आता है
मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथवे। अभी तक हमने पढ़ा था आरटीके की एक्टिवेशन। अब आरटीके की एक्टिवेशन होने के बाद कौन कौन से पाथवे चलते हैं? तो पहला पाथवे चलता है वो है रैस मैप पाथवे। और रैस मैप पाथवे आपने कभी भी फ्यूचर में सॉरी आपने कभी भी इसका नाम सुना होगा, मे भी नहीं सुना होगा तो सुनोगे आप। रास, RAS, रास। रास एक टाइप की मोनोमेरिक जी प्रोटीन है। अब मोनोमेरिक जी प्रोटीन है तो आपको थोड़ा सा आपका माइंड स्ट्राइक होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, मैंने कहा मोनोमेरिक जी प्रोटीन है। अब जी प्रोटीन मैंने आपको करवाई हुई है GPCR में। मैंने आपको GPCR में जी प्रोटीन करवाई थी। और जी प्रोटीन कैसी थी वो वहाँ पर जी प्रोटीन ट्राइमर थी, अल्फ़ा, बीटा, गामा। जिसमें अल्फ़ा जी थी वो GTP बाउंडेड थी, वो GTP को एक्सेप्ट कर सकती थी। ये GDP बाउंडेड थी, GDP को एक्सेप्ट कर सकते थे जब इनएक्टिव फॉर्मेट में रहना होता तो। और बीटा गामा से टूट जाती थी, अलग हो जाती थी जब वो एक्टिवेट होती थी, आपने पढ़ा है। वो थे ट्राइमर। बट यहाँ पर जो रास है वो भी असल में क्या है? जी प्रोटीन ही है। बट अब यहाँ पर वो मोनोमर है। यहाँ पर रास होता है वो मोनोमर होता है, यानी इसमें कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा कोई सब यूनिट नहीं है, सिंगल है, मोनोमर है रास प्रोटीन। अब थोड़ा सा इसका हम बेस देखते हैं, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे। आफ्टर दैट हम ये सिग्नलिंग करेंगे, बहुत ईजी सिग्नलिंग है और क्वेश्चन आते जाते हैं रास सिग्नलिंग से। इसको रास सिग्नलिंग बोलते हैं या रास मैप पाथवे बोलते हैं। अब रास मैप पाथवे में एक आपका आएगा ग्रेब2, एक आपका आएगा सोर्स को हम SOS बोलते हैं, और एक आएगा गैप। अब यहाँ पर देखो, आपको समझना पड़ेगा ग्रेब2 क्या है। ग्रेब2 एक टाइप का एडेप्टर होता है जो कि लिंक करता है नेक्स्ट प्रोटीन को बाइंड बाय SS2 और SS3 डोमेन। मतलब जैसे ही यहाँ पर आपको मैंने बताया ऊपर मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर किसी भी प्रोटीन को बाइंड करना है तो उसके पास SH2 डोमेन होना चाहिए। तो यहाँ पर रैस मैप पाथवे में जो ये प्रोटीन है वो उसका नाम है ग्रेब2, GRB2। ग्रेब2 के पास SH2 डोमेन होता है। अपने SH2 डोमेन से SH2 डोमेन से बाइंड करता है फॉस्फोटायरोसिन प्रोटीन के साथ ग्रेब2। ठीक है। SOS को असल में हम यहाँ पर बोलते हैं सन्स ऑफ सेवेनेंस। सन्स ऑफ सेवेनेंस से इसका नाम आया है SOS। बट असल में यहाँ पर SOS गैफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में यहाँ पर जो SOS है इसका बस हम नाम बोल रहे हैं SOS, असल में ये गैफ ही है। अब गैफ क्या है? मैंने GPCR में आपको गैफ बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। गैफ होता है ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, यानी GTP लगाने वाला, यानी GDP को हटाएगा और GTP अटैच करवाएगा। और अगर GTP लग जाए तो कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। यानी गैफ क्या है? वो एक्टिव करने में हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार घुमा घुमा के बार बार गैप और गैप के बारे में पूछते रहते हैं। तो गैफ क्या होता है? गैफ होता है GTP को लगाने वाला, नॉट GTP को लगाने वाला। और अगर GTP लग जाए तो कोई भी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, बस इतना याद रखना। ठीक है। तो सोर्स क्या कर रहा है? सोर्स असल में गैफ ही है जो कि रास के ऊपर GTP लगा रहा है। ठीक है, GTP लगा रहा है। और गैप क्या है? गैप जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ये क्या करेगा? ये GTP को क्या कर देगा? GDP में कन्वर्ट कर देगा, यानी सिग्नलिंग को ऑफ स्टेट में लेके आ जाएगा। ठीक है, GTP लग गया यानी सिग्नलिंग हो गई आपकी बंद, इनएक्टिव। तो ये उल्टा करता है, गैप और गैप दोनों याद रखने हैं। गैप की फुल फॉर्म होती है आपकी GTP इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, सॉरी। अब यहाँ पे देखो रैस मैप पाथवे कैसे काम कर रहा है। आपको देखने में कितना डरावना लग रहा है, वो बहुत ईजी है ये। ठीक है, नीचे मैंने स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, स्टेप्स से आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो वही होगा जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी लाइगेंड आएगा। लाइगेंड के आने से डाइमराइजेशन होगी, डाइमराइजेशन होने से ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ये 3 स्टेप होंगे। अब इस 3 स्टेप से बाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी आरटीके पाथवे होगा, ये आरटीके पाथवे की एक्सटेंशन हम पढ़ रहे हैं, रैस मैप पाथवे। अब जितने में हम आगे पढ़ेंगे वो आरटीके पाथवे के एक्सटेंशन ही पढ़ेंगे हम।
तो आरटीके पाथवे जो चला था वो सभी में कॉमन होगा, यानी इतना स्टेप सभी में कॉमन होगा। आपने मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है कि सबसे पहले लाइगेंड आएगा, लाइगेंड के आने से डायमराइजेशन होगी, डायमराइजेशन होने से क्रॉस ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, क्रॉस ऑटो फॉस्फोरस होने के बाद नॉन कैटेटेड डोमेन के ऊपर भी फॉस्फोर लग जाएगा। बस इतना सभी में कॉमन होगा। आफ्टर दैट रैस मैप पाथवे में क्या हो रहा है, आफ्टर दैट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर बैंगनी कलर में आपको क्या दिख रहा है, ग्रैप 2 दिख रहा है। असल में ये क्या है, ये असल में ग्रैप 2 है। और ग्रैप 2 इस फॉस्फेट के साथ बाइंड हो चुका है। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्रैप 2 को या किसी भी प्रोटीन को इस फॉस्फेट के साथ बाइंड करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, SH2 डोमेन होना चाहिए। तो ग्रैप 2 अपने SH2 डोमेन से इस फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू के साथ अटैच हो चुका है। और ग्रैप 2 इस तरफ अपने SH3 डोमेन से सोर्स के साथ लिंक है। यानी आपको मैं एक अच्छी तरीके से बताता हूँ, एक सेकंड रुको। यहाँ पर देखो, ये जो आपका ग्रैप 2 होता है ना, ये आपका ग्रैप 2, इसकी दो बाजू होती हैं, इस तरफ एक इस तरफ। असल में यहाँ पर ऐसे होता है, रियलिटी में लेके चल रहे तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर होता है इसका SH2, एक जो इसकी बाजू है यानी एक जो इसकी आर्म है ये आपके SH2 डोमेन लेके चली हुई है, और एक तरफ इसकी SH3। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्रैप 2 का, ठीक है। अब ग्रैप 2 की जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है SH2 डोमेन, इस SH2 डोमेन से तो बाइंड हुआ कहाँ पर, फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू ऑफ आरटीके रिसेप्टर के साथ लिंक है। और ग्रैप 2 अपने दूसरी तरफ दो बाजू हैं इसकी, एक तरफ एक बाजू, इस तरफ एक तरफ इसकी दो बाजू हैं। अपनी दूसरी राइट साइड वाली बाजू से जहाँ पर दो बाजू हैं, अपने SH3 डोमेन से सोर्स के साथ लिंक है, सोर्स के साथ है। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है सोर्स के साथ लिंक है। और सोर्स क्या है, सोर्स मैंने आपको बताया है गैफ है, यानी रास के ऊपर GTP अटैच करवाएगा। यानी यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख भी रहा है कि रास के ऊपर क्या है, GTP लगा हुआ है। तो जैसे ही सोर्स क्या करेगा, इस GTP को हटा देगा यहाँ से, और जैसे GTP हट गया यहाँ पर क्या लग जाएगा, GTP, यानी रास के ऊपर लग जाएगा GTP। और जैसे रास के ऊपर GTP लगा, रास हो गया एक्टिव, और एक्टिव रास के ऊपर रैफ प्रोटीन RAF, रास रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है, रास के साथ या रास फैक्टर बोल सकते हम, राफ RAF, राफ प्रोटीन होगी वो रास के पास आ जाएगी और बाइंड हो जाएगी। जैसे ही राफ प्रोटीन रास के साथ आई और बाइंड होगी, ये चार्ज होगी यानी एक्टिवेट होगी। और असल में राफ क्या है, राफ असल में सेराइन थ्रियोनिन काइनेज है। आपको समझाता हूँ, थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम सिग्नलिंग यहाँ पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत आएगी, बट आप धीरे धीरे समझाओगे। देखो इतना आप समझ के हो कि फॉस्फोटायरोसिन आरटीके बन चुका है, ग्रैप 2 ने अपने SH2 डोमेन से बाइंड कर चुके हैं, ग्रैप 2 अपना SH3 डोमेन से सोर्स के साथ बाइंड हो चुका है। सोर्स ने रास को GTP अटैच करवा दिया, यानी GTP हटा दिया और GTP लगा दिया। अब जैसे रास के ऊपर GTP लग चुका है, रास के साथ कौन अटैच हो गया, रैफ RAF। अब जो रैफ है असल में ये सेराइन थ्रियोनिन काइनेज है। इसका क्या मतलब, यानी राफ फ्यूचर में किसी भी प्रोटीन के सेराइन थ्रियोनिन रेसिड्यू के ऊपर, यानी सेराइन थ्रियोनिन अमाइनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट लगा सकती है, और वो लगाएगी भी, ठीक है। और फॉस्फेट के लिए एनर्जी कहाँ से लेगी, तो ATP से लेती है वो। और राफ का दूसरा नाम है मैप काइनेज। असल में हमने रैस मैप पाथवे में रैस को तो एक्टिवेट कर लिया है, अब हमने मैक को एक्टिवेट करना है। मैप को मैक भी बोलते हैं, MEK, उसको एक्टिवेट करना है। तो ये जो राफ है, राफ को हम मैप काइनेज MAPKK भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब जैसे मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, यानी जो आपका राफ एक्टिवेट हो जाएगा, राफ फर्दर मैक को एक्टिवेट करेगा, MEK को, मैक को। अब जो मैक है वो असल में ड्यूल स्पेसिफिसिटी काइनेज है। एक बार तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था मेमोरी बेस्ड सेक्शन बी में कि आपका इनमें से कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम ड्यूल स्पेसिफिसिटी रखता है, तो वो है मैक, MEK, मैक। अब मैक जो है, ड्यूल स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब होता है, ड्यूल स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि टायरोसिन के ऊपर भी फॉस्फेट लगा सकता है ये,
और ये थ्रियोनिन के ऊपर भी फोर्स पर लगा सकता है। यानी एक ऐसा एंजाइम जो दो अलग अलग जगह फोर्स पर लगाने की हिम्मत रखता है, उसको बोलते हैं ड्यूल स्पेसिफिसिटी। और ये ड्यूल स्पेसिफिसिटी होती है, ये मैक के पास होती है। तो जैसे राफ एक्टिवेट हुआ, राफ ने सराइन या थ्रियोनिन के ऊपर फोर्स पर लगा दिए मैक के ऊपर, और मैक के ऊपर जैसे फोर्स पर लगा, जो कि एक ड्यूल स्पेसिफिसिटी एंजाइम है, वो इरैक के ऊपर फोर्स पर लगाएगा। और इरैक के किस ऊपर फोर्स पर लगाएगा, तो इरैक के यानी ई आर के किसके रेजिड्यू के ऊपर है, ई आर के टायरोसिन 183 और थ्रियोनिन 185 पोजीशन के ऊपर फोर्स पर लगाएगा। और इरैक ही असल में मैप काइनेज है, ठीक है। यानी इरैक को ही असल में MAPK बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले MAPK किसको बोलते हैं, तो राफ को बोलते हैं। MAPK किसको बोलते हैं, तो मैक को बोलते हैं। और MAPK किसको बोलते हैं, तो वो इरैक को बोलते हैं, ERK। और ERK ही असल में क्या है, मैप काइनेज है। अब ये मैप काइनेज क्या करेगा, ये हो गया एक्टिवेटर। और मैप काइनेज यानी जो इरैक होता है वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है न्यूक्लियस में जा रहा है, और जैसे ही न्यूक्लियस में जाएगा न्यूक्लियस में बाइंड कर जाएगा इलेक 1 के साथ हम, और इलेक 1 के साथ दोनों मिलकर सीरम रिस्पॉन्स एलिमेंट SRE साइट के ऊपर बैठेंगे और अपना जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इतनी आपकी मैप काइनेज पाथवे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं, आप इन स्टेप को देख सकते हो। जैसे आप न्यूक्लियस में जाएगा, उसके बाद सेल प्रोलिफरेशन करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, डिफरेंशिएशन करवाएगा, जो भी उसका फंक्शन वो करवाएगा। तो एक बार दोबारा बता दूँ या सफिशेंट रहेगा, समझ गए हो आप? आई थिंक समझ गए हो, है ना। कुछ नहीं है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इफ़ GAP गैप इज़ नॉन फंक्शनल और गैप इज़ ऑलवेज ऑन, रास रिमेन्स एक्टिव एंड मे कॉज द कैंसर सेल्स प्रोलिफरेशन। यस, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि अगर गैप नॉन फंक्शन हो जाए, यानी जो सिग्नलिंग को ऑफ करता है, अगर वो नॉन फंक्शन हो जाए, और गैप जो कि सिग्नलिंग को ऑन करता है वो एक्टिव हो जाए, तो कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगातार सिग्नलिंग होगी, रैस मैप पाथवे कंटिन्यू चलेगा, जिसकी वजह से हो जाएगा सेल कंटिन्यू प्रोलिफरेट करेगा, और सेल कंटिन्यू प्रोलिफरेट करेगा, इट्स मीन्स इट्स कैंसर हैज़ बीन अकर्ड, कैंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब RTK की अगली एक्सटेंशन है, वो है PI3 काइनेज पाथवे। अब हम RTK के आज हम 2 ही पाथवे करेंगे। पहला रास मैप पाथवे जो हमने कर लिया है, दूसरा हम करेंगे PI3 काइनेज AKT पाथवे। अब PI3 काइनेज AKT पाथवे बहुत छोटा पाथवे है और सबसे इम्पोर्टेंट पाथवे है। देखो इतना सा पाथवे, बस जो आपको डायग्राम दिख रही है, बस इतना सा पाथवे है आपका, इसको बोलते हैं PI3 काइनेज AKT पाथवे। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो PI का मतलब होता है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 3 काइनेज AKT पाथवे। आगे आपको देखो mTOR भी दिख रहा है, यानी PI3 काइनेज AKT mTOR पाथवे। अभी तक हम mTOR नहीं पढ़ेंगे, mTOR थोड़ी सी PI3 काइनेज की ही आगे एक्सटेंशन है, बट अभी तक हम आई थिंक कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम PI3 काइनेज AKT पाथवे इतने पढ़ेंगे हम। देखिए एक ये कैसे काम करता है, पहले हम स्टेप पढ़ते हैं। एनी ग्रोथ फैक्टर बाइंड एक्टिवेट द RTK, फॉस्फोराइलेटेड RTK बाइंड बाय PI3 काइनेज फॉस्फोराइलेटेड PIP2 और कन्वर्ट द PIP2 इंटू PIP3, ठीक है। PIP3 बाइंड टू PDK और AKT, ओके। AKT एक्टिवेट द PDK1 एंड mTORC2, ओके, ठीक है। एक्टिवेटेड AKT क्या करता है वो बात की बात है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिग्नलिंग कैसे काम कर रही है। देखो जितना मैंने ऊपर स्टेप आपको बताया था वो स्टेप तो सभी में कॉमन होगा, जो कि RTK की एक्टिवेशन वाला, जिसमें लाइगेंड आया था, लाइगेंड के आने की वजह से डायमराइजेशन हुई थी, डायमराइजेशन के बाद क्रॉस ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुई थी, वो स्टेप सभी में कॉमन होंगे। आफ्टर दैट देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है PI3 काइनेज, आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा तो लिख देता हूँ मैं आपको, ये आपका है PI3 काइनेज। अब इस PI3 काइनेज के पास SS2 डोमेन होगा या नहीं होगा, आप बताइए मुझे। होगा भाई, मैंने आपको ऊपर बताया है, जिस भी एंजाइम को, जिस भी प्रोटीन को अगर इस फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू के साथ बाइंड करना है, उसके पास SH2 डोमेन या PTB डोमेन होना चाहिए। तो इस PI3 काइनेज के पास भी SH2 डोमेन है। अब SH2 डोमेन से PI3 काइनेज बाइंड करेगी और PIP2 को, यहाँ पर देखो ये जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड PIP2 है,
आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है, PIP2 है। PIP2 का मतलब होता है, आप लिख सकते हो नोटबुक में, ये इसलिए मैं पाथफाइंडर बोला है, आपको पाथफाइंडर से पढ़ना है। PIP2 वहाँ पर फुल फॉर्म लिखी होगी PIP2 की, वैसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अभी तक आपके पास बुक नहीं है तो फॉस्फेटिडाइल अनएसिटोल 4,5 विस फॉस्फेट, इसको बोलते हैं PIP2 को। तो PIP2 को तोड़ देगी, सॉरी कन्वर्ट कर देगी, तोड़ेगी नहीं, PIP2 को कन्वर्ट कर देगी PIP3 में। आपका ये है आपका PIP3। PIP3 की फुल फॉर्म होती है फॉस्फेटिडाइल अनएसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेटिडाइल अनएसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। तो कुछ नहीं किया, PI3 काइनेज अपने SS2 डोमेन से इस फॉस्फेट के साथ बाइंड हुई। जैसे बाइंड हुई, इसने PIP2 को फॉस्फोराइलेट कर दिया, यानी PIP2 के ऊपर पहले से 2 फॉस्फेट तो लगे हुए थे, एक और फॉस्फेट लगा दिया और बना दिए PIP2 से PIP3। और PIP3 जो होता है वो होता है एक्टिव फॉर्म। और PIP3 क्या करेगी, PIP3 रिक्रूट करेगी, यानी फॉस्फोराइलेटेड PIP3 जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, असल में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये रिक्रूट करेगी PDK1 को, mTORC2 को और AKT को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, ये आपका PDK, ये आपका AKT है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसी को हमने एक्टिवेट करना है, और ये mTORC2 है। अब जैसे ही PIP2 PIP3 में कन्वर्ट हो गया, PIP3 रिक्रूट कर लेगा PDK1 को, AKT को और mTORC2 को, इन 3 को अपनी तरफ बुलाएगा, अपने ऊपर अटैच करवा लेगा। यहाँ पर भी PIP3 होगा, यहाँ पर डायग्राम में दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी PIP3 होगा। ठीक है, तो PIP3 ने क्या किया, PDK1 को बाइंड किया हुआ है, PIP3 ने ही AKT को भी बाइंड किया हुआ है, PIP3 ने mTORC2 को भी बाइंड किया हुआ है। और ये PDK1, AKT1 और mTORC2 ये बाइंड किस रिसेप्टर से हुए हैं, मतलब किसके थ्रू हुए हैं, तो PH डोमेन के थ्रू हुए, जिसको होता है प्लेक्सट्रन होमोलॉजी डोमेन। क्या बोलते हैं, प्लेक्सट्रन होमोलॉजी डोमेन। अब कोई पूछ ले कि PDK1 PIP3 के साथ किस मॉलिक्यूल के थ्रू अटैच हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो वो है PH डोमेन है, इसको पता है प्लेक्सट्रन होमोलॉजी डोमेन। अब जैसे ही ये बाइंड हुए आपस में, PDK1 और mTORC2 ये दोनों मिलके AKT को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। AKT कहाँ है, PIP3 के साथ चिपका हुआ है ये भी, बट PDK1 और mTORC2 दोनों मिलके AKT को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। और जैसे AKT को फॉस्फोराइलेट किया, एक फॉस्फोराइलेटेड AKT PIP3 से अलग हो जाएगा और हो जाएगा एक्टिव, हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। देखो ऊपर वाला पाथवे सेम रहेगा, यानी लाइगेंड आया, डाइमराइजेशन हुई, क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुई, PIP3 काइनेज ने अपने SS2 डोमेन से बाइंड किया फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू ऑफ RTK, और इसने फॉस्फोराइलेट कर दिए PIP2 को PIP3 में। PIP3 ने रिक्रूट करवाया PDK1 को, AKT को और mTORC2 को अपनी तरफ, और ये PDK1, AKT और mTORC2 अपने PH डोमेन से इनके थ्रू PIP3 के साथ बाइंड हुए हैं। उसके बाद PDK1 और mTORC2 दोनों मिलकर AKT को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं। जैसे ही AKT फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, AKT अलग हो जाएगा PIP3 से और हो जाएगा एक्टिव। एक बात और याद रखना, इस AKT को हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है PKB। GPCR में आपने पढ़ा है प्रोटीन काइनेज C, PKC, तो यहाँ पर है PKB, ये भी याद रखना। इस AKT को असल में हम PKB बोलते हैं। तो दैट सफिशेंट। आफ्टर दैट ये जो AKT एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो फर्दर करता क्या है, ये एक्टिवेटेड AKT जो होता है ना, वो आपका ग्लाइकोजन को बनाता है ये। ठीक है, असल में इंसुलिन की सिग्नलिंग भी इसके थ्रू चलती है ना, अगर हम पढ़ेंगे इंसुलिन की सिग्नलिंग आगे हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाता है, ये ग्लूकोज का अपटेक करवाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, एपोप्टोसिस को इन्हिबिट करेगा, बाकी mTOR पाथवे में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो ये आपका लेक्चर क्लियर है, और ये CSIR बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बट आए हुए क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इनटू सब फैमिलीज। तो इसका जो बेसिस है, किस बेस पर हम RTK को हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन सभी में सेम होगा, फंक्शन नहीं बोल सकते हम, असल में डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है,
विच फैमिली रिसेप्टर मेडिएट द एक्शन ऑफ द इंसुलिन एंड अदर ग्रोथ फैक्टर। देखो कभी भी ऐसा लिखा हो जाए कि इंसुलिन ये ग्रोथ फैक्टर है तो सीधा आपका आरटीके की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, ठीक है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन थर्ड, विच वाज द फर्स्ट सेल सरफेस रिसेप्टर शोन टू हैव टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। कौन सा इनमें से रिसेप्टर जिसमें सबसे पहले आरटीके एक्टिविटी यानी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी देखी गई थी? आपको मैंने ऊपर बताया था, तो वो था एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ईजीएफ। विच स्ट्रक्चर फीचर इज द मोस्ट कंजर्व्ड अमंग ऑल आरटीके। सभी आरटीके में कौन सा फीचर कंजर्व्ड है? ठीक है, यानी है ही है, 100% सभी में है। तो आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के हम आरटीके आगे हम पढ़ेंगे, बट सभी में टायरोसिन काइनेज डोमेन होगा ही होगा, क्योंकि इसलिए इसका नाम आरटीके है। आरटीके मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, मतलब उसका स्ट्रक्चर जैसा मर्जी हो, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जैसा मर्जी हो, ट्रांस मेम्ब्रेन हो ना हो, डायमर हो ना हो, बट उसके पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी, तभी तो वो आरटीके है ना। What happened when the ligand bind to the most receptor tyrosine kinase? देखो जैसे ही ligand bind होता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इनएक्टिवेशन नहीं, ligand के बाइंड होने से इनएक्टिवेशन थोड़ी होगी, डायमराइजेशन, ट्रांसलेशन या पॉलीमराइजेशन। तो जैसे ligand बाइंड होता है डायमराइजेशन हो जाती है, हेट्रोडायमराइजेशन, हेट्रोडायमर बनता है। What property of RTK can fine-tune ligand binding and downstream signal specificity? तो वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताई, हेटेरोडाइमर फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेवंथ, इन द इंसुलिन रिसेप्टर, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम नहीं करेंगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द आरटीके ऑटोफॉस्फोराइलेशन? आरटीके ऑटोफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है? तो देखो डायमराइजेशन के बाद होती है ऑटोफॉस्फोरेसेंस है, तो एक बार ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो उस फॉस्फेट के साथ कोई भी फर्दर में फ्यूचर में एस2 डोमेन वाला प्रोटीन बाइंड कर सकता है, यानी क्रिएटिंग द डॉकिंग साइट फॉर इंटरसेलुलर प्रोटीन। जो भी प्रोटीन जिसके पास एस2 डोमेन है वो बाइंड कर सकता है उसके साथ। द एस2 डोमेन ऑफ द प्रोटीन बाइंड टू विच मॉलिक्यूल्स? इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोराइलेटेड सेरीन नहीं, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन यस। अभी मैंने इतनी देर से ये बता रहा हूँ कि फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ बाइंड करता है एस2 डोमेन। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द एडेप्टर प्रोटीन लाइक ग्रेप2? ग्रेप2 का मेन फंक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया ग्रेप2 ने क्या किया था, ग्रेप2 ने अपने एस2 डोमेन से फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू के साथ बाइंड किया था और अपने एस3 डोमेन से सोर्स के साथ बाइंड किया था। तो कुछ मैच कर रहा है, एंजाइम एक्टिविटी, लाइगेंड बाइंडिंग तो होगा नहीं, फोस्फो एनिस्टाइड नहीं, लिंकिंग द आर्टिकल यस, लिंकिंग द आर्टिकल टू द डाउन स्ट्रीम फैक्टर, क्योंकि अडेप्टर जो है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को ऑन कर रहा है, अगर ग्रेप2 नहीं होगा तो पूरी सिग्नलिंग काम नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए गैफ फॉर द रैस इन द मैप काइनेज पाथवे? रैस मैप पाथवे में गैफ कौन है? ठीक है, ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो कि जीटीपी अटैच करवा रहा है, तो वो आपका सोर्स है एसओएस। विच इवेंट डज नॉट अकर अपॉन एक्टिवेशन ऑफ द आरटीके? आरटीके की एक्टिवेशन से कौन सा इवेंट नहीं होगा? फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू, ये तो होगा। एक्टिवेशन ऑफ PI3 काइनेज, ये भी होगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये भी होगा। हाइड्रोलिसिस साइक्लिक, ये साइक्लिक केएमपी तो GPCR में आपने पढ़ा था, यहाँ पर कोई साइक्लिक केएमपी नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन, इन दी एब्सेंस ऑफ द लाइगेंड मोस्ट आरटीके आर, अगर लाइगेंड नहीं है तो सारे आरटीके के होंगे मोनोमर के फॉर्मेट में होंगे, बट इनएक्टिव मोनोमर के फॉर्मेट में होंगे, एक्टिव नहीं। विच सबयूनिट ऑफ द इंसुलिन हमने किया नहीं है। विच काइनेज इनएक्टिवेट द ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 GSK3 ड्यूरिंग इंसुलिन सिग्नलिंग? वैसे किया नहीं है, बट इसका आंसर होगा AKT। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द mTORC2? अभी नहीं पढ़ा है ना। विच पाथवे इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन? तो इंसुलिन के लिए कौन सा पाथवे है? रैस मैप पाथवे इंसुलिन के लिए क्या? नहीं, रैस मैप पाथवे सेल प्रोलिफरेशन के लिए है। बिंट पाथवे क्या?
बिंट पाथवे फेट डिटर्मिनेशन क्या होता है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में आप पढ़ोगे। IP3 डैग पाथवे ये तो कैल्शियम रिलीज के लिए होता है, GPCR में आपने पढ़ा है। हाँ, PI3 AKT पाथवे होता है आपका इंसुलिन के लिए। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द नॉन फंक्शनल गैप प्रोटीन इन द रास रेगुलेशन। अब देखो, अगर गैप नॉन फंक्शन हो चुका है, इसका मतलब हमारी सिग्नलिंग काम नहीं करेगी। सिग्नलिंग काम नहीं करेगी इसका मतलब, सॉरी, नॉन फंक्शन गैप, हाँ हाँ हाँ, सिग्नलिंग कंटिन्यू काम करते रहेगी, और सिग्नलिंग कंटिन्यू काम करे इसका मतलब रास को कंटिन्यू जीटीपी मिल रहा है, यानी इंक्रीज रास जीटीपी एटीटी। द पीएच डोमेन ऑफ द प्रोटीन टिपिकली बाइंड है, अभी हमने पढ़ा है प्लेक्सटन होमोलॉजी डोमेन। जो प्लेक्सटन डोमेन जो होता है वो PIP2, सॉरी क्या था वो, PDK1, mTORC2 और AKT1 इनके पास होते हैं, और ये बाइंड करते हैं PIP3 के साथ। Which cytosolic domain does not function as a tyrosine kinase? तो ये तो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, दैट्स ओके। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल के साथ बनना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी PDF के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।